press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। कोई खबर कितनी बड़ी है, इसको तय करने का पैमाना यह है कि उससे कितनी बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। तो बीते हफ्ते एक ऐसी ही खबर आई जिसके असर का दायरा इतना बड़ा है कि देश की 130 करोड़ आबादी का इसकी चपेट में आना तय है। भारत सरकार ने इस साल की पहली तिमाही का जीडीपी आंकड़ा जारी किया है। यह आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत डरावनी तस्वीर पेश करता है। भारत का जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद -23.9 यानी 24% तक सिकुड़ गया है। जीडीपी का मतलब है कि कुल वस्तुओं और सेवाओं का जो अंतिम मूल्य आप यानी अंतिम उपभोक्ता चुकाता है, उसका कुल जोड़ जीडीपी कहलाता है। जैसे आपने 10 रुपए की एक पेन ली या 5,000 रुपये चुकाकर कोई हवाई यात्रा की, तो देश के सभी नागरिक इस तरह का जो कुल खर्च करते हैं उसे देश का जीडीपी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप पहले 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो अब आपका खर्च सिर्फ 76 रुपये रह गया है। अब आप कहेंगे कि यह कौन सी बड़ी बात है, अगले साल फिर बढ़ जाएगी। पर अर्थव्यवस्था में मामला इतना सीधा नहीं होता। 1% की कीमत कुछ लाख करोड़ रुपयों में होती है। इसको थोड़ा अलग तरीके से समझिए। आपको याद होगा, मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन करने का दावा किया था। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। अगर 5 साल में 70 साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया, तो आने वाले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं। तो जिसे मोदी जी ने 5 ट्रिलियन करने का वादा किया था, वह वर्तमान में 2.5 ट्रिलियन के आसपास था। लेकिन चूंकि आपके 100 रुपए अब घटकर सिर्फ 76 रुपए रह गए हैं, तो पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर यह होगा कि मोदी जी के महत्वाकांक्षी 5 ट्रिलियन तक पहुंचने की बजाय यह 2.5 से घटकर 2 या 1.5 ट्रिलियन के आसपास आ जाएगा। उम्मीद है इससे आपको -24% के संकुचन की गंभीरता का अंदाजा हो जाएगा। इसे सुधरने में लंबा वक्त लगेगा, वह भी तब जब नीतियां और नीयत दोनों साफ हो। मैं इसी तरह से इस आंकड़े के कुछ और संदेशों को आसान शब्दों में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, ताकि आने वाले कठिन वक्त के लिए आप तैयार भी रहें और सजग भी रहें। भारत सरकार ने 1996 से जीडीपी के आंकड़े तिमाही अंतराल पर जारी करना शुरू किया। इससे पहले यह छमाही और सालाना जारी होता था। बीते 40 साल में भारत की अर्थव्यवस्था में आई यह सबसे बड़ी गिरावट है। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पहली बार नकारात्मक हो गई है। इस -24% के आंकड़े को थोड़ा विस्तार से समझने की ज़रूरत है। सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है वह सिर्फ संगठित क्षेत्र का आंकड़ा है। लगे हाथ इसे भी समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक है संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र वह है जिसमें नौकरी पेशा, बड़े उद्योग, पेशेवर सेवाएं, निर्माण क्षेत्र, उत्पादन, खनन और सरकारी खर्चे आदि आते हैं। असंगठित क्षेत्र वह है जिसमें सब्जी वाला, ठेले वाला, दिहाड़ी मजदूर, घर की पुताई करने वाला, कारपेंटर, प्लम्बर, आपके घरों दुकानों में काम करने वाला नौकर या मेड और जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लगने वाला मानव श्रम आता है। सरकार के पास असंगठित क्षेत्र का कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्रियों और उपलब्ध स्रोतों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में संगठित और असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 50-50% है। इस लिहाज से सरकार ने जो आंकड़ा दिया है वह अर्थव्यवस्था के लगभग 50% हिस्से की बात करता है। बाकी रह गए 50% असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था देशव्यापी लॉकडाउन के चलते इससे भी कहीं ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई है, लेकिन उसकी कोई तस्वीर इन आंकड़ों में नहीं दिखती। अब हम सरकार द्वारा जारी -24% यानी अर्थव्यवस्था के लगभग 50% हिस्से की बात करें तो याद रखिए कि उसने ये आंकड़े देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जुटाए हैं, अप्रैल से जून महीने के बीच। इसके मद्देनज़र कई जानकारों का मानना है कि ये आंकड़ा पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, बल्कि आधा अधूरा है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कई तरह के प्रतिबंधों के बीच इन्हें इकट्ठा किया गया है। इसलिए सरकार आने वाले समय में इसे रिवाइज भी कर सकती है। यह सारी परिस्थितियां भारतीय अर्थव्यवस्था की एक भयावह तस्वीर पेश करती है।
देश एक गहरे आर्थिक संकट में फंस चुका है। याद कीजिए 2017 में प्रधानमंत्री का दिया गया वह दिव्य आर्थिक ज्ञान। बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा। देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। इस स्थिति में सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि ये आंकड़े लॉकडाउन के दौरान के हैं, जब सब कुछ बंद था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाली तिमाही में इसमें सुधार होगा और तस्वीर गुलाबी हो जाएगी। सरकार के इस दावे को कुछ तथ्यों की रोशनी में देखने की ज़रूरत है। तथ्य यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना और लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही सुस्ती के कुचक्र में फंस चुकी थी। बीते साल की अंतिम तिमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1% थी, जो 2014 के बाद से 7.5% की स्थायी वृद्धि दर से लगातार गिरते हुए 3.1% तक पहुंची थी। यानी यह पहले से ही गिर रही थी। जानकारों का कहना है कि लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था के संकुचन की इस दर को सिर्फ बढ़ा दिया है, इसे शुरू नहीं किया है। इसके गिरने की शुरुआत सरकार की नीतियों के चलते बहुत पहले हो गई थी। नोटबंदी का मनमाना निर्णय और गलत तरीके से जीएसटी लागू करने के कारण यह सब बहुत पहले शुरू हो चुका था। संगठित क्षेत्र पर इसका असर बाद में दिखा, लेकिन मनमानियों ने असंगठित क्षेत्र की कमर बहुत पहले तोड़ दी थी। देश का दुर्भाग्य यह है कि 2014 के बाद से उसे एक अदद विशेषज्ञ फुल टाइम वित्त मंत्री नहीं मिला है। नीतियां तुगल की फरमान की तरह बन रही हैं और वित्त मंत्रालय कभी वकील रहे अरुण जेटली चला रहे थे, तो अब निर्मला सीतारमण चला रही हैं। इनकी आर्थिक विशेषज्ञता पर लोगों को उतना ही भरोसा है जितना कि उन्हें मेरे एस्ट्रोनॉट होने पर। Whereas this year we are facing an extraordinary situation. You are facing an act of God, which might even result in a contraction of the economy. एमएसएमई के लिए अभी इतनी सारी घोषणा, पता नहीं मुझे क्यों आप उसको लॉकडाउन के लिए हम कौन इंतजार करते हैं जी लॉकडाउन के लिए? आप क्षमा कीजिए, मुझे कैसे उसका जवाब देना है पता नहीं चल रही है। आई हैव ब्रॉडली इंडिकेटेड the amounts, but in any case, end of the year, all the announcements, 4 or 5 announcements, you'll get to know. And in any case, the Honorable Prime Minister has clearly said what is the total size of the stimulus package. मैम मोनिका जी बिजनेस। मैम मेरा सवाल है कि जो मिडिल क्लास सैलरीड लोग हैं, स्पेशली जो टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी और एविएशन में हैं, उनकी सैलरीज भी नहीं आ रही हैं अभी, साथ ही वो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो क्या मॉरेटोरियम ड्यूरेशन बढ़ाने को कोई प्रपोजल है? क्योंकि वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपने एनुअल रिटर्न फाइलिंग में एक्सटेंशन दी है, पर साथ ही उनको कुछ टैक्स रिलीफ मेजर्स वगैरह भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है। और जब इतना बड़ा संकट सामने आया, तब खबरिया चैनलों ने अपने नागरिकों को इस खबर से मुस्तैद किया क्या? जवाब है नहीं। सोमवार को जब ये आंकड़े जारी हुए, उसके बाद 130 करोड़ भारतीयों की जिंदगी से जुड़ा यह मसला ज़्यादातर चैनलों के प्राइम टाइम पर जगह भी नहीं बना सका। मोदी जी की लोकप्रियता या उनकी ताकत का राज गोबरपट्टी की अनपढ़ जनता में छिपा है। उसे खबरिया चैनलों ने तो उन्मादी बनाया ही है, साथ में अखबारों ने भी उसे जतन से अनपढ़ और जाहिल बनाए रखने का काम किया है। लगभग बेईमान हो चुके हिंदी पट्टी के इन अखबारों की जवाबदेही नागरिकों के प्रति नहीं, सत्ताधारी दल के प्रति है। अमर उजाला की बेशर्मी, दैनिक जागरण की धूर्तता या फिर दैनिक हिंदुस्तान का काइयापन, सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। सबसे बड़ी खबर या तो पहले पन्ने से गायब कर दी गई या फिर महज 2 कॉलम में कहीं नीचे सिमटा दी गई। गोबरपट्टी माने उत्तर भारत के वो हिंदी भाषी राज्य जो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि तमाम मानव विकास के मानकों पर नीचे से अव्वल आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ज्ञान के दम पर थिथरई करना हो तो ऊपर से अव्वल है।
जब माहौल इतना डरावना था तब उम्मीद का दिया एकदम अनपेक्षित कोने से जल उठा। भाई सुधीर चौधरी ने अपने प्राइम टाइम में इस गंभीर मसले को कुल 4 मिनट दिए। जीडीपी की ग्रोथ रेट में यानी विकास दर में गिरावट सिर्फ भारत में ही नहीं देखी गई बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई। इसलिए जो गिरावट आई है ये इतनी बड़ी बात नहीं है। इस पूरी लिस्ट में सिर्फ चीन ही एक अकेला ऐसा अपवाद है जिसकी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौरान भी विकास कर रही थी, बढ़ रही थी। आप देखिए ब्लिंक कर रहा है चीन का आंकड़ा, उसकी विकास दर तब भी 3.2 थी। लेकिन चीन पर यकीन करना मुश्किल है कि वो सही आंकड़े दुनिया के सामने पेश करता भी है या नहीं, इसलिए चीन के आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आप जानिए कि ये चैनल और इसके एंकराएं पत्रकारिता के साथ ही देश और इसके नागरिकों से भी बेईमानी पर आमादा हैं। बेमतलब के गैर ज़रूरी विषयों पर घंटों बहसबाजी में बिताने वाले चैनल और अखबारों ने 130 करोड़ लोगों के भविष्य से जुड़ी खबर को पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन एक खबर उन्होंने ज़रूर चलाई, एक फर्जी खबर। लगभग हर चैनल और तमाम एंकरों ने चीनी सैनिकों की एक कब्रगाह का विजुअल दिखाया और मुनादी कर दी कि ये उन चीनी सैनिकों की कब्रें हैं जो गलवान घाटी में हुए टकराव में मारे गए थे। झूठ के इस खेल में चैनल दर चैनल, एंकर दर एंकर, एंकराओं से लेकर एंकराओं तक सब के सब शामिल थे। गलवान में जो झड़प हुई थी उसमें जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके लिए देश में भी बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे कि सबूत कहां है इसका, उसका सबूत ये सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। गलवान में जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद एक के बाद एक लोग पूछ रहे थे कि तस्वीरें कहां हैं। Now, proof of China's massive Galwan casualty finally out on camera. Graves of China soldiers killed in Galwan clash. China soldiers who died in Galwan clash buried at Kangxiwa War Memorial. Pictures of that show graves being visited by PLA soldiers on at least 2 occasions. पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ये मेमोरियल गलवान घाटी में भारत के साथ हुए खूनी संघर्ष में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया है। India, in fact, had already evidence of about 35 casualties on Chinese side, but these pictures now prove that our soldiers took down more than 35 Chinese soldiers in that infamous clash in Galwan. एक पोर्टल के हवाले से चीनी सैनिकों के कब्रिस्तान की तस्वीरें सामने आई है। इस पे दावा किया गया है कि गलवान झड़प में 100 के आसपास चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। भारतीय सेना चीन की छाती पर चढ़कर बैठ चुकी है। दरअसल यह कब्रगाह अक्साई चीन इलाके में स्थित कांगशीवा कस्बे में है, जहां पर 1962 में भारत चीन युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रें हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस आज तक और इंडिया टुडे ने यह फर्जी खबर सबसे पहले चलाई, उसने साल 2011 में भी खुद इसी कब्रगाह की सैटेलाइट पिक्चर्स जारी कर एक स्टोरी की थी। उसके बावजूद उन्हीं तस्वीरों को अब जारी करके दावा किया गया कि ये कब्रगाह गलवान घाटी में मारे गए 40 से 45 चीनी सैनिकों की है। फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़ ने अपनी विस्तृत पड़ताल में पाया कि इस कब्रगाह में 2011 के मुकाबले अब 3 कब्रें बढ़ गई हैं। इनमें से एक पर गलवान वैली में मारे जाने की बात भी दर्ज है। संयोग है कि एक चीनी वेबसाइट ने अप्रैल महीने में भी इसी कब्रगाह की तस्वीरें जारी की थी, जबकि गलवान में भारतीय सैनिकों का टकराव मई और जून महीने में हुआ था। पिछले हफ्ते आपने देखा चीन ने फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की। देश के बड़े हिस्से में बाढ़ की स्थिति थी। जेईई नीट के छात्र बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे थे। अर्थव्यवस्था का हाल हमने आपको पहले ही समझा दिया है। ऐसे अराजक समय में भी प्रधानमंत्री मोर नचा रहे थे। उन्हें पीआर एक्सरसाइज की चिंता थी, लेकिन जल्द ही चैनलों पर चीन का माहौल गर्म हो गया। चीन पर सबसे शानदार हमला एक बार फिर से संबित पात्रा के नाम रहा। देख चीनी सैनिकों का कब्र, कांग्रेस का टूट रहा है सब्र। यह रिश्ता क्या कहलाता है? तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है। तमाचा चीन पर और कांग्रेस गाल सहलाता है। सीमा पर हर हरकत की तुम अनदेखी करते थे। लाल आंखें तो छोड़ो, तुम नजर मिलाने से डरते थे। जब डोकलाम में मेरा सैनिक झेल रहा था सर्दी, गुपचुप चीनी मुलाकातों से तुमने तो हद कर दी थी। एमओयू का सौदा क्या है? एमओयू का सौदा क्या है? कांग्रेस देश को बतलाओ। सीमा की हरकत पर चुप्पी क्यों थी हमको समझाओ। अब एमओयू का मतलब सबकी समझ में आता है। तमाचा चीन पर और कांग्रेसी गाल सहलाता है। कांग्रेसी गाल सहलाता है। और अब हम जिस आदमी की बात करने जा रहे हैं, उसने अपनी धर्मांधता और पत्रकारिता को आपस में ऐसे सान दिया है जैसे आटे में रेत मिलाकर सान दी जाए। आप उस आटे को न तो खा सकते हैं, न उसे फिर से सुधार सकते हैं। उसे जानवरों को भी नहीं खिलाया जा सकता। नाली में फेंकना ही एकमात्र विकल्प है। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? देखिए,
नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान। सोचिए कि ये वही लोग हैं जो हमेशा आपको और हमको समझाते रहे हैं कि पंक्चर वाला, बाल काटने वाला, झुग्गियों में रहने वाला, दंगे करने वाला ही असली मुसलमान है। और अब इनका दर्द ये है कि मुसलमान पढ़ क्यों रहा है, नौकरियों में क्यों जा रहा है। इस हफ्ते की टिप्पणी थोड़ा गरिष्ठ और गंभीर हो गई हो तो मन को हल्का कर लीजिए। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। आपको पता है कि छात्रों के तमाम विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने 1 सितंबर को जेईई मेन की परीक्षा करवाई। रिपोर्टर एंथनी रेजारियो ने नोएडा के एक टेस्ट सेंटर पर जाकर परीक्षा में शामिल हुए छात्रों का हालचाल जाना। कोरोना वायरस के रहते रहते स्टूडेंट्स ने आज जेईई मेन का पहला एग्जाम जो है वो दिया है। आज हम आए हैं यहाँ पे एक टेस्ट सेंटर में नोएडा में, जहाँ पे करीबन अथॉरिटीज बोल रहे हैं कि 350 बच्चे ने पहले ये एग्जाम डाला है। हम बात करें, क्या नाम है आपका? माय नेम इज अर्शद। अच्छा हर्षद, आपने आज पहली बार ये एग्जाम दिया, कैसा था एग्जाम आपका? एग्जाम वाज इजी, मैथ पोर्शन वाज हार्ड, एप्टीट्यूड पोर्शन वाज रियली वेरी इजी एंड ड्राइंग पोर्शन वाज आल्सो लाइट, नॉट टू हार्ड। डू यू थिंक क्योंकि ये एग्जाम कोरोना वायरस के चलते हुआ है तो फिर आप 100% दे नहीं पाए? Yes, 100% because as we see the last weeks, there was lots of conflict between that it should be postponed or not. So in this situation, it was really very hard to study. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। उम्मीद है आपको हमारा यह शो पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको भेजें, शेयर करें। इसके अलावा newslaundry.com को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमने आपको बताया कि किस तरह से बड़े अखबार और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अपने प्राइम टाइम शो से, अपने पहले पन्ने से जीडीपी जैसी बड़ी खबर को पूरी तरह से गायब कर दे रहे हैं। यह समस्या उनके मॉडल की है, उनके रेवेन्यू मॉडल की है, विज्ञापन आधारित मॉडल की है, जिसमें उनका कमिटमेंट, उनका समर्पण खबरों और नागरिकों के से ज़्यादा किसी और चीज़ के लिए है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि एक ऐसा मीडिया खड़ा हो, एक ऐसा मीडिया का मॉडल खड़ा हो जिसमें आप की हिस्सेदारी हो, जिसमें आप योगदान करते हो, ताकि जनहित का मीडिया खड़ा हो। और ये जो ज़रूरी खबरें हैं, जीडीपी जैसी खबरें हैं, इन्हें इतने बड़े बड़े मीडिया संस्थान इस तरह से, इस बेशर्मी से पूरी तरह से गायब करने की हिम्मत न कर पाएँ। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।